ये हम लोगों ने आज ये छोटा सा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है और ये हमारा सौभाग्य है कि विशिष्ट अतिथि के तौर पर कैप्टन डॉक्टर राम यज्ञ सिंह चौहान जी का आशीर्वाद हमें मिला। और आज आप जो है जो 16 दिसंबर का जो युद्ध है 71 के युद्ध में आपने पार्टिसिपेट किया है, ये हम सबका सौभाग्य है कि आज आपके दर्शन हुए और आज आपका जो स्वागत करते हैं भारतीय नागरिक परिषद के मंच में। तो इसके तहत भारतीय नागरिक परिषद जी भारतीय नागरिक परिषद के संरक्षक आदरणीय शैलेंद्र दुबे जी सबकी और हमारे अध्यक्ष आदरणीय चंद्र प्रकाश अग्निहोत्री जी की अनुमति लेते हुए इस कार्यक्रम को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम महामंत्री निशा सिंह जी से अनुरोध करेंगे कि बुके देते हुए हमारे विशिष्ट अतिथि का स्वागत करें। सामने देखिए। स्वागत के इसी क्रम में सामने देखिए। रहते हैं भारत और पाकिस्तान के मैच को ही देख कर और हम सब उसमें प्रार्थना करते हैं कि पाकिस्तान की हार हो और भारत की विजय हो। शायद ये इतिहास है और 50वां वर्ष हम लोग ये मना रहे हैं जो कि 21 में पूरा होगा। तो इस वर्ष ये हमारा सौभाग्य है कि पाकिस्तान की हार का जश्न हम सब मनाएं और ये शायद हमारी छोटी सी शुरुआत है। नेक्स्ट ईयर हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम इस मंच के तत्वाधान में रखेंगे। भारतीय नागरिक परिषद के मन से हम ये सरकार से, सैनिकों से, सबके सम्मान में ये कहना चाहेंगे कि वाकई ये ऐतिहासिक बात है, वाकई ये इतिहास है कि पाकिस्तान को कितनी ही कूटनीति से हराया गया और हमारे प्रधानमंत्री जिसको कहते हैं रणचंडी शायद उसी में मिला था। बाकी वृत्तांत हमारे महान अग्रज लोग सुनाएंगे। तो ये भारत का इतिहास है कि हमने कैसे अपने दुश्मन पर और कूटनीतिक तरीके से युद्ध स्तर जमीनी और कूटनीतिक दोनों तरह से सफलता प्राप्त की। और हम सब देशवासियों का सौभाग्य है कि इसको सुनने और पढ़ने का अवसर और जीवंत चर्चा में हम सब शरीक हो रहे हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं भारतीय नागरिक परिषद के विषय में थोड़ा सा, आप सब लोग कार्यक्रम में शरीक होते रहे हैं, बताना चाहेंगे कि भारतीय नागरिक परिषद साल में 8 से 10 कार्यक्रम करता है जो कि इतिहास के महापुरुषों से संबंधित होता है। जनवरी से शुरू होकर विवेकानंद की जयंती से और लास्ट कार्यक्रम 16 दिसंबर ही होता है। और कोविड की वजह से हम लोगों ने ऑनलाइन संगोष्ठियां की हैं और कोविड की वजह से ही आपको यहाँ पे गिने चुने चेहरे ही दिख रहे हैं। हम लोग बहुत ज्यादा इसको कन्वे नहीं कर पाए हैं क्योंकि देख ही रहे हैं कहाँ क्या हो रहा है, महामारी का दौर चल रहा है। लेकिन ये जीची विषय है और हम सब, हमारे मंच की ये इच्छा है कि ये कार्यक्रम हो और ये हमारा सौभाग्य है कि आपका आशीर्वाद हमें इस कार्यक्रम में मिलेगा। तो कार्यक्रम को आगे, इसके साथ डॉक्टर भी लगा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और आज भी आप बहुत सारे सेना से लेकर और सरकार से लेकर के बहुत पुरस्कार आपको मिल चुके हैं। वाकई आप जैसे लोगों को भारत रत्न क्यों नहीं मिलता है, इस पे चिंता का विषय है जो इतनी मार्मिक और इतनी बड़ी लड़ाइयों के साक्षी हैं। आज भी अगर देखा जाए तो लखनऊ में शायद 1-2 कार्यक्रम ही हो रहे होंगे जो कि 1971 की याद में हो रहे हो या ऐसे सैनिकों के। सेना तो हमेशा ही करती है, हर वर्ष करती है, पर राजनीतिक इच्छा शक्ति का शायद अभाव कहीं ना कहीं हमें दिखा है। ये सब आप लोग भी देख ही रहे होंगे। वो लोग जिन्होंने खून देकर हर फूल को रंगत बख्शी है, 2-4 से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। मित्रों, मैं नमन करता हूँ उन ज्ञात अज्ञात अमर सपूतों को जो आज हमारे साथ नहीं हैं, हमारे बीच नहीं हैं। जब भी कोई इतिहास रचा जाता है तो बड़ी कुर्बानियाँ होती, कुछ का हमें पता रहता है, याददाश्त हमारी बहुत कमज़ोर रहती है, उसको भूल जाते हैं। कुछ चीज़ें तो भूलनी भी अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ को याद रखना भी ज़रूरी होता है ताकि हमारी आगे की राह अच्छी रहे। ऐसी ही एक बात है कि विश्व के पटल पर एक नया देश उभरता है।
एक दृढ़ इच्छा शक्ति, सेनाओं का तालमेल, कुशल नेतृत्व और विजय हासिल होती है। आज हम उसी की 49वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आप सभी सुनते रहते हैं इस युद्ध के बारे में, विजय दिवस। पहले तो ये परंपरा रही है कि विजय दिवस से पहले उसकी पूर्व संध्या पर कुछ संदेश, टेलीविज़न के ऊपर कुछ चर्चाएं परिचर्चाएं होती थी। इस बार ऐसा कुछ सुनाई नहीं पड़ा या मुझे पता नहीं, लेकिन आज कई आयोजन हुए हैं, सामाजिक संगठनों ने किया है। ये बहुत अच्छी बात है। आपके बीच आज आने का अवसर मिला, मैं आप सबका आभारी हूँ। मित्रों से संबोधित करता हूँ। मेरा ख्याल हमारे ही सब हम उम्र भी होंगे। वैसे भी एक शब्द है, उसमें सभी हैं। हम बात सपूतों की करते रहे, वीर सपूत। आज मैं किसी और कार्यक्रम में था, मैंने कहा जो शिक्षाविद हैं, हिंदी के जानकार हैं, वो ऐसा शब्द ढूंढें जिसमें उस सपूत के साथ वो जो हमारी देवियां हैं, जो हमारी बेटियां हैं, वो भी सम्मिलित हों। जैसे सेना में एक एक्स सर्विसमैन शब्द है, हम लोगों ने चेंज कर दिया है, अब उसको एक्स सर्विस पर्सन कहते हैं, पूर्व सैनिक। क्योंकि हमारी बेटियां भी सेना में हैं। मेरी बेटी भी वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर रही है, बेटा विंग कमांडर है, दामाद कर्नल है, एक दामाद नेवी का कमांडर है। तो सेना से जुड़ाव है। हालांकि ये शुरुआत हमसे हुई है सेना की। मैं किसान परिवार का हूँ। अयोध्या के नज़दीक, अब तो अयोध्या का हिस्सा है वो, एक गांव लोलपुर। अयोध्या का एक तट है पुल का, एक किनारा, दूसरा किनारा हमारा गांव है। हम शुरुआत करते हैं इस युद्ध की। युद्ध हम लोग सुनते हैं कि 13 दिन में लड़ा गया, लेकिन वो 13 दिन से पहले कुछ होता है। आप लोगों ने मुक्ति वाहिनी का नाम सुना है। मैं यहाँ पर कुछ अनटोल्ड स्टोरीज बताऊंगा तो कोई आपत्ति तो नहीं है। मुक्ति वाहिनी के वेश में, लुंगी और बनियान में, हवाई चप्पल पहने हुए हम लोग लड़ाई करते थे। मुक्ति वाहिनी का कैंप ऑर्गेनाइज करते थे। मुक्ति वाहिनी को आगे करके, क्योंकि युद्ध डिक्लेयर नहीं था, बॉर्डर क्रॉस करने की अनुमति नहीं रहती थी, तो उनको भेजते थे। लेकिन वो तो बच्चे थे, नौजवान, उत्साहित थे, लेकिन सैनिक कार्रवाई के लिए किसी प्रशिक्षण की जरूरत वो नहीं थी। तो हम लोगों ने कैंप भी बनाया, उसको संचालित किया। उनको प्रशिक्षण देते थे। लेकिन होता क्या है, वो लोग आगे जाते थे और हमारे हथियार भी छोड़कर भाग कहते थे हमारे भाग भोल खान गुलू करे, गोली करता है। खान मीन्स वो सेना के लोग जो ज़्यादातर पश्चिमी पाकिस्तान के थे। वहाँ पर आप लोगों को याद है कि हमारा है बंटवारा धर्म के आधार पर, लेकिन कुछ बंटवारा लैंग्वेज के आधार पर भी हुआ था। जो पूर्वी पाकिस्तान बना वो भाषा बंगाली, और यहाँ से जो लोग वहाँ पर गए थे उन्हें हम
बिहारी मुसलमान कहते हैं। बिहारी यानी वो कहीं से भी भारत के किसी हिस्से से जो पूर्वी पाकिस्तान गया उसको बिहारी कहते थे वो लोग, और बंगाली। तो लैंग्वेज का डिफरेंस था, रिलीजन वहाँ पर इशू नहीं था, भाषा, कल्चर। पंजाबी मुस्लिम्स का मानना ऐसा है कि शायद ये लोग हिंदू कल्चर की तरफ ज़्यादा उत्सुक हैं और इसके कारण उनका विरोध रहता है अभी भी। वहाँ पर आंदोलन शुरू हुआ। अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने इलेक्शन भी जीता, लेकिन जो पंजाब का वर्चस्व था पश्चिमी पाकिस्तान का, वो लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ का कोई नेता आगे आए, उनको दबा के रखना चाहते थे। और बंगालियों के ऊपर जब आंदोलन चलता है तो सरकारें कुछ करती हैं, जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है, अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, आगे बढ़ेगा तो सरकारें कोई कार्रवाई करती हैं, या आप लोगों ने और भी आंदोलन देखे हैं। सरकार का अपना कार्य है, उन्हें उस आंदोलन को दबाना होता है, वो उस आंदोलन को दबाने की चेष्टा करते हैं। और उस आंदोलन को दबाने में बहुत अत्याचार, अनाचार, कुछ ऐसी चीज़ें जिसके बारे में आज हम उल्लेख नहीं करेंगे, उन चीज़ों को नहीं कहना चाहेंगे, वो भी सब वहाँ होता था। उनकी पोस्टों पर, पोस्ट यानी जो चौकियाँ जहाँ पे सेना के लोग रहते थे, उसमें वो एक तरह का हरम बनाए हुए थे। ये सारी स्थिति वहाँ पर जो हो रही थी, उसकी वजह से पलायन हो रहा था बंगाली मुस्लिम्स का भारत में। उनको हम रिफ्यूजी कहते हैं। आप लोगों को याद होगा 1971 के बाद एक रिफ्यूजी टिकट जारी हुआ था, 5 नए पैसे का रिफ्यूजी। आप पोस्टल स्टैंप लगाएं, उसके अलावा 5 पैसे का, अब तो रुपये की 5 पैसे की कदर ही नहीं, 5 पैसे का एक टिकट लगता था रिफ्यूजी स्टैंप। लाखों की संख्या में रिफ्यूजी भारत में आ गए थे। वो भारत के लिए भी समस्या बढ़ी। अब अगर बाहर से लोग आ जाते हैं भारी संख्या में और उनको खिलाना, पिलाना, पालना, पोसना मुश्किल होता है, तो क्या करना होता है? फिर सरकार कोशिश करती है कि भाई किसी तरह से ये लोग वापस जाए। इसके लिए उस समय का जो नेतृत्व है वो प्रयास कर रहा था। नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री इंदिरा जी और सरकार उस समय का प्रयास कर रही थी। उनका कई मुल्कों का दौरा हुआ, राष्ट्राध्यक्षों से बात हुई, लेकिन ये चीज़ें हल नहीं हो रही। पाकिस्तान को चीन और अमेरिका का समर्थन था। हमारे साथ रशिया, यूएसएसआर पहले से भी और अभी भी शायद है ही। फिर ये स्थिति आई कि अब होना क्या चाहिए। अगर ये वापस नहीं जाते हैं और ये एट्रॉसिटीज़ बंगाली मुस्लिम्स के ऊपर वहाँ बढ़ रही है, रिफ्यूजी आ रहे हैं, तो क्या करना। फिर ये डिसाइड हुआ कि नहीं, कुछ करना होगा, सेना को कुछ करना पड़ सकता है। तो उस वक्त के जनरल सैम मानेकशॉ बहुत काबिल अधिकारी और उनका प्रधानमंत्री के साथ बहुत ही अच्छा रैपो, ब्रेकफास्ट टेबल के ऊपर उनकी चर्चाएं हुआ करती थी देश की सुरक्षा के बारे में, सैनिक कार्रवाई के समय।
ये बात मैं यूँ बता रहा हूँ, मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था उस ज़माने में, और युद्ध से पहले सैम मानेकशॉ आए थे। वो सैनिक बटालियंस का दौरा कर रहे थे और उनकी स्टाइल रही है कि वो जो यंग ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं। वो कभी किसी सीनियर ऑफिसर से नहीं मिलेंगे। जब भी कोई पब्लिक मीटिंग होती केवल कॉन्फ्रेंसेस में बात करते थे और सैनिकों से मिलते, इससे उनका मनोबल ऊंचा होता है। और आप सभी जानते हैं युद्ध में ज़्यादातर नौजवान शहीद होते हैं, उनका जोश होता है, उत्साही होते हैं, खतरों के खिलाड़ी होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तो जैसे आज कोरोना का भय सता रहा है, उम्र के साथ वो और भय बढ़ता जाता है। तो सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए जो सैम मानेकशॉ का ढंग था वो बहुत अच्छा रहा। ये बात सेना की है। और वो जो करना चाहते थे उनको मैडम इंदिरा का फ्री हैंड मिलता था, उनकी बात को सुनती थी। वो पहले ही ये युद्ध चाहती थी कि ये जल्दी से मामला खत्म करो, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इतनी जल्दी नहीं हो सकता, हमें उन सबकी तैयारी करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, जब हम वहाँ कोई एक्शन लेते हैं तो हमारे दूसरे बॉर्डर पर भी, यानी पश्चिमी बॉर्डर पर भी खतरा हो सकता है और चीन भी दबाव बना सकता है। तो हमें पूरी तरह से तैयार होना है। और इस ऑपरेशन को, ऑपरेशन शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, हम लोग टेक्निकल भाषा में ऑपरेशन कहते हैं, एक्शन जो होता है मिलिट्री एक्शन, उसको जल्दी खत्म करना है, क्योंकि फिर यूएनओ का दबाव होगा, बहुत सारी बातें आ जाती हैं, सीज फायर होगा और पता चला हमारा मकसद हासिल नहीं हुआ। एक साइकोलॉजिकल वारफेयर शुरू हुई। उस जमाने में टेलीविज़न तो था नहीं, ऑल इंडिया रेडियो, और ऑल इंडिया रेडियो पे एक पैगाम प्रसारित होता था। उसे इस तरह से कहते थे, जनरल राव फरमानली के नाम जनरल सैम मानेकशॉ का पैगाम। आप सब चारों तरफ से घिर गए हैं, आपकी सुरक्षा की हम जिम्मेदारी लेते हैं, आप हथियार डाल दें। ये लगातार कंटिन्यूअस आता था। इसको हम लोगों ने, हमारे पास भी रेडियो था, सुनते थे वहाँ पे कि जनरल सैम मानेकशॉ था। और राव फरमानली, शायद ये ख्याल था कि वहाँ जनरल राव फरमानली थे, जनरल नियाजी थे वहाँ पे, नियाजी। तो मुक्ति वाहिनी के कैंप्स ऑर्गेनाइज किए गए, उनको ट्रेनिंग दी गई, हथियार दिया गया और सारी सुविधा, उनके बहाने से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब 3 दिसंबर आता है तो वार डिक्लेयर होती है पाकिस्तान की तरफ, लेकिन तब तक हम लोग 70 किलोमीटर भीतर थे पूर्वी पाकिस्तान। उसमें हमारी बटालियन के एक ऑफिसर, एक जेसीओ जो जूनियर कमीशन ऑफिसर होते हैं, वो शहीद हुए, क्योंकि हमारे अपने हंटर्स हवाई जहाज वो ये समझ के कि वो पाकिस्तानी इलाका है और पाकिस्तान के लोग हैं और वो स्ट्राइकिंग करते हैं, गोलियां बरसाते हैं, और वो लोग विक्ट्री साइन दिखा रहे थे कि हम लोग जीते हैं, बाहर निकलते हैं और उनको गोली लग जाती है। ये युद्ध शुरू होने से पहले की बात, 3 दिसंबर की पहले। 3 दिसंबर को युद्ध डिक्लेयर हो जाता है, फिर तो कोई बात नहीं, फिर मुक्ति वाहिनी की बात नहीं, फिर मुक्ति वाहिनी पीछे रहती थी, उन बच्चों को कुछ करना नहीं होता था।
हम लोगों को फिर जल्दी से आगे आगे के टारगेट्स दिए जाते थे कि ये दुश्मन की चौकी है, उसका जो कंसंट्रेशन है उसको तबाह करें और जल्दी आगे बढ़ें। 10 दिसंबर को हम लोगों का डे लाइट अटैक होता है। अमूमन हम लोग जो सैनिक कार्रवाई करते हैं वो रात के अंधेरे में करते हैं या सुबह होने से पहले, जो एक जब अस्त व्यस्त रहता है व्यक्ति, जैसे अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो वो मॉर्निंग आवर्स में हुई, जो हमारे कमांडो ऑपरेशंस होते हैं उसके लिए भी इसी तरह से किया जाता है। लेकिन हम लोगों को डे लाइट अटैक करने का, यानी ये दिसंबर का महीना 10 तारीख और 5 बजे शाम को हमला करने का आदेश मिला कि आप हमला करें। दुश्मन भी हमें देख रहा है और हम कोई 1000 गज, करीब 1 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं। दुश्मन की फायरिंग हो रही है, पाकिस्तानियों की ऊपर से गोलाबारी हो रही है। हमारे भी जो आर्टिलरी तोपखानों के जो गन्स होती हैं वो भी उनके ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं कीपिंग द एनिमीज हेड डाउन। हम ऊपर से फायरिंग इसलिए करते हैं ताकि उसका सर झुका रहे, सामने न देख पाए, और हम उस अंधेरे में, क्योंकि वो तो बिल्कुल धुआं धुआं हो जाता है पूरा एरिया, और हम हमला करते हैं। ग्रीन सिग्नल फायर होता है और हम सभी उठ पड़ते हैं। मैं एक वाक्य, क्योंकि इसको मैंने अपनी पुस्तकों में भी उल्लेख किया है, क्योंकि ये जो ऑफिसर और मैन की बॉन्डिंग है, जो उनका एक आंतरिक जुड़ाव है एक दूसरे से, उसकी बात करता हूँ। फौज पुलिस जैसी नहीं होती। वो जवान हमारे लिए गोली खाने को क्यों तैयार होगा, क्यों रक्षा करेंगे? यहाँ तो भाग जाते हैं। अफसर को छोड़ दिया, वो मारा जाएगा। आपने देखा होगा कि ये सब वारदात होती रहती है। सेना में ऐसा नहीं होता। अगर गोली हमें लगनी है तो हमारा जवान भी आगे बढ़ना चाहता है। हालांकि हम लोग भारतीय सेना में आगे से नेतृत्व देते हैं, पीछे नहीं होते, आगे होते हैं, साथ होते। और उसकी लैडर है एक, कि हम अगर मर गए तो दूसरा टेक ओवर करता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और कार्रवाई चलती रहती है। जब हम लोग उस ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे थे, एक वेरी लाइट पिस्टल होती है, उसे फायर करते हैं। ग्रीन मीन्स गो। तो मेरा एक सहायक, बैटमैन कहते तो उस जमाने में सहायक कहते हैं, जो अधिकारी के साथ रहता है, सहयोग करता है उसके कार्यों में, वो हमसे कहता है, सिपाही मोहम्मद कुमार, मैं कुमार रेजिमेंट से, कुमार रेजिमेंट है यहाँ, बहुत पुराने रेजिमेंट है, जिसके 4 चीफ रह चुके हैं, और पहला जो है परमवीर चक्र कुमार रेजिमेंट को मिला है। आप लोग कैंप जाते हैं तो सोमनाथ द्वार, वो मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था 1947 में, जब यहाँ पर कश्मीर में कबायलियों ने हमला कर दिया था, तब उनको मिला था। तो वो हमसे कहता है, साहब अभी लड़ाई लगने वाली है। मैंने उसकी तरफ कि गोलाबारी हो रही है, हमारे ऊपर फायरिंग हो रही है, दुश्मन के ऊपर फायरिंग हो रही है, गोलाबारी हो रही है, और ये हमारा जवान हमसे कहता है कि साहब आप खा लो, पता नहीं लड़ाई कब तक चलेगी। मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा ठीक है। नाउ यू कैन, मैं थोड़ी अंग्रेजी को कि द फीलिंग, जैसे आपकी माँ, आपकी बहन, आपका बेटा, आपका, बेटों की तो आजकल चर्चा नहीं होती, बेटी कहे कि आप कुछ खा लो, क्योंकि अभी पता नहीं आपको खाने को मिले कि ना मिले।
वो हमारा सहायक कहता है। मैं ठीक है थोड़ा दे दो, हमने खाया। मेरी पानी पीने की आदत पुरानी है, अभी पी रहा हूँ, 2 बोतल में रखा हुआ, गाड़ी में आया तो पानी पिया, सिर्फ करता हूँ। तो वो हमारे लिए एक्स्ट्रा रम की बोतल ली होती शीशे की, वो अपने पिट्ठू में जो बैक पैक होता है उसके अंदर रखे रहता है। मैं पानी पी के जैसे ही मैं पोजीशन में बैठता हूँ, एक बुलेट दुश्मन के तरफ से आती है, शू करती हुई, ये हमारे दाहिने कंधे पे यहाँ से ऐसे ब्रश करती, ऐसे खींचती हुई, और बगल ही वो था उसको लग जाती है। ग्रीन सिग्नल होता है, मेरी निगाह पड़ी कि उसको कुछ हुआ, लेकिन मैं रोक नहीं सकता था, आगे जाना था। इस घटना को जब मैं याद करता हूँ, कभी तो मुझे ख्याल आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गोली उस बॉटल में लगी हो और बॉटल के टुकड़े उसके बदन में चले गए। ऐसा हो सकता है। तो खाने की गोलाबारी होती है, पेड़ की टहनी गिरती है, गोली नहीं लगी, उसके कोई टुकड़े नहीं लगे, पेड़ की टहनी गिरी और आदमी मर जाता है। कुछ शॉक और कुछ चोट। फिर लड़ाई शुरू हो जाती है, आगे बढ़ते हैं। ओपन पैडी फील्ड है, देखिए ये जो फसल का है, धान कट गया है। बंगाल में यानी पूर्वी पाकिस्तान में तालाब बहुत, गांव में इनफैक्ट हर घर के पास एक छोटा तालाब है जिसमें वो मछली पालते हैं। एक कहावत है, ग्रामेर मध्य की आछे, ग्रामेर मध्य पुकुर आछे, तादेर मध्य की आछे, तादेर आछे माछ आछे। उसके अंदर मछली है। तो हम लोग उस पैडी फील्ड से, धान के खेतों से खुला, सामने दुश्मन की पोस्ट है और उस पर हमला कर रहे हैं। जब हम कोई 50 गज रह जाता है तो हमारे कमांडिंग ऑफिशिएटिंग कमांडिंग ऑफिसर, क्योंकि कमांडिंग ऑफिसर टैंक में बैठकर रेकी करते हैं, देख रहे थे कि क्या हो रहा, मतलब यहाँ पर कैसा है, दुश्मन कितने हैं, कहाँ है, किधर से हमला करना होगा। और उनको आर्टिलरी के तोप खाने का स्प्लिंटर लग गया और उनका इवैक्यूएशन हो गया। उनका नाम अभी जिंदा है, 95 साल के हैं, ब्रिगेडियर आत्मा सिंह, उन दिनों कर्नल आत्मा सिंह। और दूसरे ऑफिसर जिनको कमांड टेक ओवर करना था, वो दूसरे कमांडिंग ऑफिसर बनने वाले थे, लेकिन युद्ध छिड़ गया तो रुक गया था। वो मेजर थे उस समय, पीसी मनकोटिया। अभी 1 हफ्ता पहले उनका भी इंतकाल हो गया है, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। ये वो आते हैं और कहते हैं, चौहान टेक ओवर, जोशी नो मोर। मेजर जेडी जोशी कंपनी कमांडर थे। एक कंपनी की जो कमांड होती है वो एक मेजर रैंक के अधिकारी द्वारा उसका निर्वहन किया जाता है, लेकिन एक उनकी सहायता के लिए जूनियर ऑफिसर भी होता है। तो एज ए सेकेंड लेफ्टिनेंट मुझे कंपनी कमांड करने का ऑर्डर मिला और हम मात्र 50 गज दूर थे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये युद्ध का चित्रण हम कर रहे हैं, एक मूवी भी है। आप इंडियन आर्मी की साइट पे अगर जाएं, इंडियन आर्मी 50 ग्लोरियस ईयर्स ऑफ कुमाऊं रेजिमेंट 17 कुमाऊं, देन यू विल फाइंड दिस स्टोरी नरेटेड इन दैट फिल्म, जो ऑफिशियल हमारी इंडियन आर्मी की साइट है।
हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ जवान जख्मी होते हैं, कुछ वहीं गिर जाते हैं, लेकिन वहाँ पे हमको ये नहीं होता कि हम उसको उठाने लगें या मदद करें। जो पीछे के लोग हैं वो फिर मदद के लिए आगे आते हैं। हम लोग ये जिसके जो मैं पोस्ट की बात करता हूँ वो गांव है, गांव या छोटा कस्बा, उसके चारों तरफ मिलिट्री मोर्चा बना करके रखी थी वहाँ पे, और उसमें वो लोग थे, उनके टैंक भी थे। एक ट्रुप का मतलब होता है 3 टैंक उस जगह के ऊपर, और 3 कंपनी थी, यानी 300 से ज़्यादा लोग वहाँ पर थे। हम लोग उस ऑब्जेक्टिव पे उस पे पहुँचते हैं, उस पोस्ट के ऊपर, और ये लड़ाई फिर पहले तो जब दूर हैं तो फायर किया जाता है, जब बिल्कुल नज़दीक आ जाते हैं तो बैनेट की फायरिंग होती है। हमारे जो हथियार होते हैं, और मेरे पास कार्बाइन मशीन थी और जवानों के पास राइफल, उसमें एक बैनेट भी होती है, उससे फायरिंग है। तो फायरिंग क्या मतलब गुत्तम गुत्ता ऐसी मारते हैं, क्योंकि फायरिंग की तो जगह नहीं होती, बिल्कुल जब सट गए तो गोली थोड़े मारेंगे, फिर उससे मारते हैं। और ये लड़ाई रात भर चलती है। पाकिस्तानियों ने समझा कि ये उनको भी पता चल जाता है, उनकी भी इंटेलिजेंस होती है कि कौन सी रेजिमेंट, कि ये 17 कुमार रेजिमेंट में हमला किया। हमको भी मालूम कि वो फ्रंटियर फोर्स थी, और बलूच रेजिमेंट इस पाकिस्तान की, कितने लोग हैं वहाँ पे, क्या है, इसका हम पहले से रेकी करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होती है। फिर उन लोगों को पता चल गया कि शायद ये लोग, क्योंकि डे लाइट अटैक है तो उसमें वो तो मोर्चे में बैठा है, हम खुले में है तो मारे जाना स्वाभाविक है, ये लोग शायद मर गए या पीछे हट गए। तो वो रात के दौरान वो लोग वहाँ से एम्बुलेंस में अपने जख्मी लोगों को ले करके आगे बढ़ रहे थे। उस समय चांदनी रात थी, वृक्षों की छाया में ग्रीन वर्दी हमारी और उनकी खाकी, तो पता नहीं चलता चांदनी रात में कि वो ओजी है, ऑलिव ग्रीन है या खाकी है। वो धीरे धीरे लाइट ऑफ करके एम्बुलेंस की, और वो आगे बढ़ रहे थे। तो आगे जो होते हैं उनको हम स्काउट कहते हैं, यानी आगे वो चल रहे हैं, देखते हैं कि कोई खतरा तो नहीं है, तब फिर पीछे से लोग आते हैं। वो लोग आ रहे हैं, मैं पूछता हूँ अपने एक जवान से, ये कौन लोग हैं? वो कहता है साहब ये हरी है। वो हमारे पास कुमार रेजिमेंट में उस समय डोगरा रेजिमेंट के जवान, गोरखा और गढ़वाल राइफल्स के भी थे। तो वो पंजाबी जुबान में बोलता, साहब हरी है, लांस ना करें। वो लोग बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाते हैं, ऐसे ही जैसे आप पहुँचे हैं। हम तो नीचे थोड़ा सा गड्ढा करके, जो गांव के बाहर वो खाई सी होती है रोड के साथ, वहाँ है। और फिर मैं बोलता हूँ कौन है? वो कहता है इंसान पाकिस्तान आर्मी का पासवर्ड था। अब देखिए, सिर्फ इतनी देरी है, इंसान का कहना मेरे स्टन गन से एक बस्ट फायर करना, जिससे बहुत सारी गोलियां निकलती और 2 धराशायी होते हैं। और फिर हम लोग थोड़े लोग थे, 5-6 लोग थे हम, और 4 को पकड़ लेते। ये संयोग, इसको हम फ्लूक ऑफ लक कहते हैं। उस वक्त वो भी मार सकता था। ये कौन है इसकी आवाज़, लेकिन चूंकि एक पंजाबी एक्सेंट था बोलने का मेरा, और ज़्यादातर लोग वहाँ पंजाबी बोलते हैं पाकिस्तान के, तो उसको शायद लगा होगा, या वो नहीं सोच पाया, या ये सोचता था शायद ये लोग भाग गए। जब उनको पकड़ा तब हमने पूछा कि क्या हुआ, इंसान बोला, फिर क्या हुआ? हाँ, तो कहता है साहब
वो समझ में नहीं आया, लगा कि वो साढ़े बंदे कोई अफसर साहब या कोई बंदा है ना। उसमें 2 जवान जख्मी थे, उनको तोपखाने के स्प्लिंटर्स लगे हुए थे हाथ में। हम लोगों ने उनको पट्टी दिया कि पट्टी इसको बांधो और शक्करपारा खाने को दिया। शक्करपारा हम लोगों के पास रहता है, यही तो शक्करपारा नमक पारा आप लोग बनाते हैं, इमरजेंसी में उसको खाएंगे। शक्करपारा खाने को दिया, पट्टी बांध दिया और बोला पानी नहीं पीना है तेरे को, नहीं तो मर जाएगा और अभी हम तुम्हें कहीं भेज नहीं सकते, रात भर कोई निंदा ना होगा। जब ये फायरिंग हो जाती है उसके बाद वो पूरे जो पीछे आ रहे थे पाकिस्तानी सोल्जर्स, वो फिर हमला करने के लिए या आदि शुरू होते हैं। उस दौरान फिर हमको SOS फायर, सेव आवर सोल फायर, यानी हम अपने ही ऊपर अपने तोप खाने का बम्बार्डमेंट कराते हैं, गोला गिराते हैं। अब सहयोग की बात है कि हम हैं आपके बीच, लेकिन वो पाकिस्तानी जो काउंटर अटैक होता है वो विफल रहा, उनको पीछे जाना पड़ा। इस तरह से 3 बार रात में उनकी कार्रवाई हुई और हमको SOS फायर लेना पड़ा। इस लड़ाई में, इसको बैटल ऑफ भदूरिया कहते हैं, बैटल ऑफ हिली का नाम सुना होगा, आप लोग जानते होंगे। बड़ी लड़ाई हुई थी, पहले से चल रही थी, जिसमें पहला महावीर चक्र मिला था, वो वार डिक्लेयर होने के पहले। इस युद्ध को हम लोगों ने जीता, लेकिन हमारे 55 सैनिक अधिकारी, 4 अधिकारी सहित शहीद हुए और 73 जख्मी हुए और 88 डेड बॉडीज पाकिस्तानियों की हम लोगों ने वहाँ पे काउंट किया। एक शैफी टैंक वहाँ पे पकड़ा और बहुत सारा गोला बारूद, HMG हेवी मशीन गन्स होती हैं। उस समय तक हमारे पास हेवी मशीन गन नहीं थी, हमारे पास मीडियम मशीन गन थी, लेकिन उनके पास चाइनीज़ हथियार थे, हेवी मशीन गन, और जीपों के ऊपर वो लगे हुए थे। यानी हथियार के मामले में वो आगे थे, हमसे ज़्यादा उनके पास संसाधन थे। युद्ध को जीता और ये सिलसिला जारी रहा। मैं तो एक युद्ध की बात कर रहा हूँ, एक सेक्टर की बात कर रहा हूँ। इस सेक्टर की बात क्यों कर रहा हूँ? एक तो जो पकड़े गए थे, जिनको हमने बंदी बनाया, कैप्चर किया, वो 4, बाकी ने सरेंडर किया। और दूसरी बात, ये डे लाइट अटैक था, दिन के दौरान हम लोगों ने हमला किया था। तब तक ये सब आ रहे हैं आदेश कि लड़ाई जल्दी से ख़त्म होने वाली है और आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हुए हम लोग जाते हैं और फिर ये संदेश आता है कि जनरल जेकब साहब ढाका पहुंच गए हैं और नियाज़ी सरेंडर कर रहे हैं। वो सरेंडर होता है, वो आप लोगों ने तस्वीर देखी होगी, आज अखबार में भी छप के आएगी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन होता है जनरल A.K. नियाज़ी और जो हमारे जगजीत सिंह, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के बीच वो साइन होता है। फिर हम लोग हर स्तर पे वो सरेंडर की कार्रवाई करते हैं। जैसे मैं कंपनी कमांडर था तो पाकिस्तान आर्मी के कंपनी कमांडर ने हमको सरेंडर किया। जो बटालियन कमांडर, देखिए प्रोटोकॉल पूरा फॉलो होता है, उसका कमांडिंग ऑफिसर को सरेंडर करेगा। हम मार सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ये बात और है, लेकिन अगर उसको सरेंडर करना है तो जो उसका अपना इक्विवेलेंट है उसी से करेगा, क्योंकि आखिर वो भी तो सैनिक ही है
उसकी भी ट्रेनिंग वही है जो हमारी है। और जहाँ तक पाकिस्तानियों का सवाल है, वो तो हमारे भाई हैं, हम जैसे हैं, हमसे कोई अलग थोड़े हैं। कभी कभी मुझे तकलीफ होती, कभी किसी टीवी डिबेट वगैरह में जाता हूँ, कहते हैं लोग वो कायर का, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करो। प्रोफेशनल आदमी कोई कायर नहीं होता, सेना में सैनिक कायर नहीं होता। ये बात होती है, हम बहादुर हैं और उस बहादुरी में हमारी किस्मत ने, हमारी स्ट्रेटेजी ने, हमारी टैक्टिक्स ने हमारा साथ दिया और हम जीत गए। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि वो कायर है, और फिर हम कायरों से थोड़े लड़ते हैं। हम एक बहादुर से लड़ता है, निहत्थों से, कायरों से, कमज़ोरों से थोड़े लड़ता है। ये तो एक उसको विजय क्यों कहेंगे? तो एक बहादुर सेना वो भी। और जब हमने उनको कैदियों को पकड़ा था, उनसे पूछा, वो लोग कहते हैं साहब आप लोग बहुत रहमदिल हो और बहुत जोशीले। इस शब्द को का मैं उल्लेख करता हूँ, रहमदिल। मैंने पकड़ा तो उसको थप्पड़ नहीं, मेरे एक हवलदार ने एक को थप्पड़ मारने की कोशिश किया तो मैंने उसको थप्पड़ मारा कि नालायक। हमने गोली मारा था, पिस्टन गन से फायर किया, वो बच गया। और तुम्हें भी कहा था तेरे पास मशीन गन थी, मार देता, मार नहीं पाया और थप्पड़ मार रहा है। तुम क्यों मार रहा है? थप्पड़ क्यों मार रहा है उसको? फिर सरेंडर की कार्रवाई होती है। वहाँ के जो नौजवान अधिकारी थे, वो जैसे हमारे नौजवान अधिकारी, मैं भी उस ज़माने में सर घुटा के, तस्वीर होगी है उसमें, सर घुटा के रखते थे कि बाल बनाने की कहाँ कोई वक्त नहीं। और वैसे भी लुंगी, उससे पहले लुंगी बनियान में रहते थे, हवाई चप्पल पहने हुए, मुक्ति वाहिनी का सैनिक बन के। तो वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या गया है, सरेंडर कैसे। उनके पास राशन रखा हुआ है, हथियार, गोला बारूद रखा है, ये कहाँ का सरेंडर, ये हो क्या गया। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ी जीत। कैसे हो गई वो अचंभे थे, और हम लोग ये समझ रहे थे कि हमारी बड़ी कामयाबी हो गई, क्योंकि कुर्बानी तो बहुत देनी पड़ी। यूएनओ का दबाव हो सकता था, उधर जो 7वां बेड़ा अमेरिका का आ रहा था, जिनके पास ये एटम बॉम्ब भी थे उनके नेवल शिप्स में। फिर हमारी नेवी की कार्रवाई कराची वगैरह में हो रही थी, वायुसेना अपनी कार्रवाई कर रही थी। दबाव इतना ज़्यादा था और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ रहा था, लेकिन उस समय के नेतृत्व ने, ऐसा मैं सोचता हूँ, उसका ना झुकना, सैम मानेकशॉ की रणनीति और कुछ हद तक हम उसको संयोग में हैं और जीत हमारी हुई। 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण अनप्रेसिडेंटेड, कभी इतिहास में कहीं नहीं हुआ है। एक नए देश का विश्व पटल पर उभरना एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है। ये विस्मृत हो रही है, अच्छी बात नहीं। आप लोग उसकी स्मृति को जगाए रखने, ताज़ा रखने में भागीदार हैं, ये बहुत हर्ष का विषय है। मित्रों, ये युद्ध की बात थी। जाते हैं गुरुद्वारे में भी जाते हैं, गुरुद्वारे हैं, गिरजे हैं, मस्जिद हैं, शिवालय हैं, क्या क्या तेरी चाहत ने उन्वान निकाले हैं। मित्रों, आपका नागरिक मंच है,
एक संदेश जाए सामाजिक समरसता का, एकता का, भाईचारा, मात्र नारा नहीं, वो हमारे आचरण में परिलक्षित हो। हमारी चॉइस कुछ भी हो सकती है, लेकिन इतना बड़ा भेद, मतभेद ना हो कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं, ऐसी स्थिति हमारे समाज में है। हम सभी जानते हैं, जहाँ हम गुणगान करते हैं अपनी संस्कृति सभ्यता बहुत पुरातन, वहाँ पर कमियाँ भी हैं और उसको भी देखना हमारा दायित्व है। ये प्रबुद्ध वर्ग है, आप सब प्रबुद्ध हैं, इस दिशा में भी कार्य हों। हमारे जो पुरोधा रहे हैं, पुराने नेता रहे हैं, वो किसी भी क्षेत्र में जिन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई है, उनका स्मरण करते हैं, उन्हें याद करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हमें अपना इतिहास और भले लोगों का योगदान नहीं भूलना चाहिए। आदमी का आदमी होना नहीं आसा फिराक, इल्म फन इखलाक व मजहब, जिससे चाहो पूछ लो। आदमियत की ज़रूरत है, आदमी बनाने की ज़रूरत है, आदमी होने की ज़रूरत है। शुरुआत तो यहीं से होगी, नारों से नहीं होगी, नई नई परिभाषाएं गढ़ने से नहीं होगी। उसका बीजारोपण हम ही से होगा, हमसे। द इंडिविजुअल हैज टू डू समथिंग, द इंडिविजुअल हैज टू ब्रिंग इन अ रेडिकल चेंज इन हिमसेल्फ, और फिर उसके परिवर्तन की ही सुबास फैलेगी, तब समरसता आएगी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। भारतीय नागरिक परिषद के अध्यक्ष माननीय चंद्र प्रकाश अग्निहोत्री जी, इस समारोह के विशिष्ट अतिथि और जिनके आने से आज विजय दिवस सार्थक हो गया है, बहुत ही सम्मान के साथ मैं नाम लेना चाहूँगा। भारतीय सेना के कैप्टन RYS चौहान साहब का, जिन्होंने बहुत जीवंत ढंग से उस युद्ध की चर्चा हम लोगों के बीच में की है। भारतीय नागरिक परिषद की महामंत्री मंत्री मीना त्रिपाठी जी, निशा सिंह जी और सभी उपस्थित मित्रों, कैप्टन चौहान साहब ने लगभग सारे पक्ष आज विजय दिवस के अवसर पर हम लोगों के बीच में रख दिए हैं। ऐसा नया बोलने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन कुछ बातें जो उन्होंने नहीं बोला, बहुत सूत्र रूप में उन बातों की चर्चा, क्योंकि मैं समझता हूँ जो लोग आज जुटे हैं यहाँ पर, परसों शाम तक हम लोग यहाँ बैठे थे और यह निर्णय नहीं ले पाए थे कि यह गोष्ठी आभासी हो कि वास्तविक हो, क्योंकि आजकल सारे कार्यक्रम आभासी हो रहे हैं और रोज कहीं न कहीं से दुखद समाचार मिल ही रहे हैं जो पैंडेमिक फैला हुआ है। और फिर अंत में निर्णय हुआ, चंद्रप्रकाश अग्निहोत्री जी का आदेश हुआ कि आभासी कार्यक्रम नहीं होगा। यह भारत की पाकिस्तान पर निर्णायक विजय का 50वां वर्ष शुरू हो रहा है आज से, तो यह कार्यक्रम तो जोश खरोश के साथ होगा, चाहे जितने लोग आए। और यहाँ पर 1971 के बाद जिन लोगों का जन्म हुआ वही अधिकांश लोग हैं। 2-4 लोग ही ऐसे हैं जो 1971 में जिनका जन्म हुआ, बाकी तो 1971 के बाद पैदा हुआ। इसलिए कैप्टन साहब ने जो चर्चा किया वह लोगों के लिए बिल्कुल नई बात थी। मैं मूल विषय पर आ रहा हूँ। 1971 के युद्ध की पृष्ठभूमि लोकतंत्र से जुड़ी हुई है। किस प्रकार से लोकतंत्र से जुड़ी हुई है पृष्ठभूमि? दिसंबर 1970 में पाकिस्तान में चुनाव हुए और पाकिस्तान की पार्लियामेंट में 313 सीटें थी उस समय, 330, जिसमें 169 सीटें पूर्वी पाकिस्तान में थी, बाकी सीटें पश्चिमी पाकिस्तान में थी।
एक पार्टी थी, उसका नाम था आवामी लीग। आवामी लीग को अगर हिंदी में बोलूं तो जनता पार्टी कह सकते हैं, ठीक कह रहा हूं ना? बिल्कुल। तो आवामी लीग के नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, और शेख मुजीबुर रहमान ने यह निर्णय लिया कि वह केवल पूर्वी पाकिस्तान में चुनाव लड़ेंगे और पश्चिमी पाकिस्तान में एक भी सीट पर उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। गौर से सुनिएगा इस बात। 313 सीटें थी पार्लियामेंट की, आधी से थोड़ी अधिक सीटें पूर्वी पाकिस्तान, और पश्चिमी पाकिस्तान की एक भी सीट पर शेख मुजीबुर रहमान ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। लेकिन 169 सीटों पर लड़ने के बाद उनको विजय कितनी सीटों पर हुई? 167। 167 सीट जीते शेख मुजीबुर रहमान को बहुमत हो गया उनका। स्वाभाविक था, जुल्फिकार अली भुट्टो और यहिया खान ये सत्ता नहीं देने जा रहे। इसकी बुनियाद लोकतंत्र में थी। शायद पाकिस्तान के इतिहास का वह एकमात्र लोकतांत्रिक चुनाव था, एकमात्र। पाकिस्तान में तो ड्रामा होता है चुनाव के नाम पर। इस चुनाव के पहले भी और आज तक हो रहा ड्रामा, और वह ड्रामा कराता कौन है? पाकिस्तान की सेना कराती है। उसकी कठपुतलियों पर वहां के राजनीतिक नाचते हैं पाकिस्तान की सेना में। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान का अलग व्यक्तित्व था, और जब इन लोगों ने सत्ता सौंपने से मना कर दिया, आप वहां रहे, टिक्का खां वहां पर थे, जिस प्रकार के अत्याचार हुए, जुल्म हुए पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर, 1 करोड़ लोग भारत में आ गए थे। 1 करोड़ मामूली जनसंख्या नहीं होती। और जब 1 करोड़ लोग भारत में आ गए तो 25 मार्च 1971 को पहली मीटिंग इंदिरा जी ने किया थी, प्राइम मिनिस्टर थी, और वह गुस्साई हुई थी। उस मीटिंग में उन्होंने जनरल मानेक शाह से कहा पूर्वी पाकिस्तान में घुस जाओ, हमला कर दो पाकिस्तान के ऊपर। जनरल मानेक शाह ने कहा यह संभव नहीं है। इंदिरा जी तिलमिला गई थी काफी। उन्होंने कहा बिना तैयारी के हम नहीं कर सकते, वेस्टर्न सेक्टर भी है, पूरा मोर्चा खुलेगा। और फिर जनरल मानेक शाह ने कहा कि हम वहां के भूगोल से ठीक प्रकार से परिचित नहीं, और अभी बरसात आने वाली, 1 महीने 2 महीने के बाद बरसात में तालाब बन जाते हैं पूर्वी पाकिस्तान के वो क्षेत्र जो बंगाल के क्षेत्र हैं, हम तो उस दलदल में फंस जाएंगे। तो इंदिरा जी बहुत तिलमिला के उठी। जनरल मानेक शाह उनको छोड़ने के लिए आए नीचे तक। उनके कार का दरवाजा जब उन्होंने खोला तो जनरल मानेक शाह ने इंदिरा जी से कहा कि अगर आप चाहें तो मैं स्वास्थ्य की ग्राउंड पर त्यागपत्र दूँ। उनको लगा प्रधानमंत्री नाराज है। हाँ। तो जनरल मानेक शाह ने कहा आप चाहें तो मैं हेल्थ ग्राउंड पर त्यागपत्र दे सकता हूँ। लेकिन तब तक इंदिरा जी समझ चुकी थी सारी बात। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, बाद में बात करूँगा। और जनरल मानेक शाह के इस प्रकार से उनके संबंध थे, जैसा बताया कैप्टन साहब ने, वो हेलो स्वीटी कहते थे। इंदिरा जी को स्वीटी कहते थे, डायरेक्ट बातचीत में कहते थे हेलो स्वीटी। इस तरीके का उनका व्यक्तित्व था जनरल मानेक शाह। वह सबको समझाने में कामयाब हुए जनरल मानेक शाह। उन्होंने कहा हमें तैयारी कर लेने दीजिए, हमें केवल 20 दिन चाहिए। मानेक शाह ने कहा कि 18 दिन में महाभारत का युद्ध जीता गया था, हम उससे 2 दिन ज़्यादा लेंगे, और 20 दिन में सारा खेल खत्म हो जाएगा जब हम तैयारी के साथ उतरेंगे। लेकिन 20 दिन नहीं लगे। 3 दिसंबर की रात को पाकिस्तान ने भारत के 11 हवाई अड्डों पर आक्रमण किया था, और उन हवाई अड्डों में कितने अंदर तक घुस के आक्रमण किया था आपको मालूम है? आगरा का हवाई अड्डा भी एक हवाई अड्डा था। अम्बाला, आगरा, जोधपुर, आगरा तक आके पाकिस्तान ने हमला किया। 11 हवाई अड्डे। कहाँ थी इंदिरा जी 3 दिसंबर को? कोलकाता में थी, दिल्ली में थी भी नहीं उस दिन जब पाकिस्तान ने हमला कर दिया। ब्लैकआउट हो गया, और भारतीय वायुसेना का एक जाबाज पायलट अंधेरे में बिना किसी सिग्नल के इंदिरा जी को कोलकाता से दिल्ली ले गया, बिना किसी सिग्नल। इंदिरा जी ने वहीं बैठ के बातचीत किया कोलकाता में, और उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली जाना है और तुरंत जाना।
तो एक पायलट यंग पायलट खड़ा हो, आप ही की आयु का रहा हो, आप भी सेकंड लेफ्टिनेंट, उसने कहा मैं आपको ले चलूंगा, और उसने कहा आपकी जान की जिम्मेदारी मेरी है। और इंदिरा जी ने परवाह नहीं किया, वो आई और बिना सिग्नल के उनका जहाज दिल्ली में भी उतरा। भारतीय सेना की तीनों अध्यक्ष वहाँ खड़े थे, वो जान गए थे उन्हीं का जहाज वही आ रही होंगी। वह बेहद रोमांचकारी क्षण था। आज कैप्टन साहब ने जिस तरीके से चर्चा किया, 49 साल पहले की स्मृतियों में मैं पीछे चला गया। मैं मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था उस समय अहमदाबाद में, और केवल रेडियो था, बिल्कुल ठीक कर रहा, रेडियो के अलावा और कुछ नहीं था। और 2 रेडियो नहीं थे, 3 रेडियो थे, ध्यान रखिएगा। और 3 रेडियो में 2-1 थे हम, क्योंकि 2 रेडियो हमारे थे। एक रेडियो पाकिस्तान था, एक ऑल इंडिया रेडियो था, एक रेडियो बांग्लादेश भी बन गया था। और आपको बताऊं रेडियो बांग्लादेश कहाँ था? जो लोग कोलकाता में काली घाट दर्शन करने गए होंगे, काली घाट पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो दफ्तर है उसके ऊपर रेडियो बांग्लादेश था, इंदिरा जी ने वहाँ बना दिया। और रेडियो बांग्लादेश कलकत्ता से ऑपरेट कर रहा था। तो मैंने कहा 3 रेडियो काम कर रहे थे जिसमें हम 2-1 थे, तो 2 रेडियो तो हमारे ही पास थे। रेडियो बांग्लादेश कोलकाता से ऑपरेट करता था। लेकिन फिर भी खबरों की प्रामाणिकता के लिए BBC लंदन, तो हम लोगों ने खुद, मैंने ट्रांजिस्टर बना लिया था, इंजीनियरिंग के सभी छात्र बना लेते थे। तो पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्पिटल में मेरे कमरे में रात को 8 बजे BBC का समाचार आता था। इतनी भीड़ जुटती थी, 8 बजे पूरा कमरा खचाखच भर जाता था, किसी को सुनाई दे रहा, किसी को नहीं सुनाई दे रहा। लेकिन बीच बीच में लोग तालियां भी बजाते थे, क्योंकि सबसे प्रामाणिक खबर। और लुंगी और बनियान पहन के मुक्त वाहिनी के रूप में, मुक्त वाहिनी का निर्णय 25 मार्च को ही मानिक शाह ने कर दिया था। मानिक शाह ने कहा और तैयारियां हम करेंगे, लेकिन हम पाकिस्तान में तो अभी घुसे जाते। मुक्ति वाहिनी बना के, मुक्ति वाहिनी थी शेख मुजीबुर रहमान की, लेकिन अनकही कहानी आपने बताई दिया, सभी लोग, अब तो सारी दुनिया जानती है कि मुक्त वाहिनी के नाम पर भारत की सेना थी। और भारत के पत्रकार भी थे, जिन लोगों ने नाम सुना होगा, धर्मयुग के संपादक थे धर्मवीर भारती, आए थे मिलने। हाँ, मैं बता रहा हूँ, आप तो साक्षी हैं, मैं तो उस समय की स्मृतियाँ आपने बता रहा हूँ। वह भी लुंगी, चारखाने की लुंगी और बनियान पहन के घुस गए थे। पूरे युद्ध के दौरान वो वही थे, संपादक थे। मनोहर श्याम जोशी हिंदुस्तान के संपादक, बड़े बड़े पत्रकार लुंगी बनियान पहन के घुस गए थे मुक्त वाहिनी के रूप में, और वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो मुक्त वाहिनी का फैसला भी जनरल मानिक शाह का फैसला। लेकिन मैं वह बातें बता रहा हूँ जो कैप्टन साहब से छूट गई। जुलाई 1971 में एक बड़ी घटना हुई थी। सोवियत यूनियन और भारत के बीच में 21 साल एक सामरिक पैक्ट हुआ है, और इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी 1971 की युद्ध में। सामरिक पैक्ट क्या था? सामरिक पैक्ट यह था कि भारत पर आक्रमण हुआ तो सोवियत यूनियन उसे अपने ऊपर आक्रमण मान के उसी प्रकार से कार्य करे, और सोवियत यूनियन पर आक्रमण हुआ तो भारत उसे अपने ऊपर आक्रमण मान के उसी प्रकार से कार्य करेगा। उस समय तो हम लोगों को ये अच्छा नहीं लगा। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, बना लोग आए थे अहमदाबाद, उनसे हम लोगों की बातचीत हुई, माननीय अटल जी आए थे। हम लोगों को लगा इस प्रकार का सैन्य समझौता सोवियत यूनियन के साथ क्यों किया गया। लेकिन 8 दिसंबर 1971 को उस सैन्य समझौते का स्पष्ट हो गया कि उस सैन्य समझौते की कितनी जरूरत है। क्या हुआ था 8 दिसंबर को? बंगाल की खाड़ी में 7वां बेड़ा आ गया, 7th फ्लीट, जो आणविक अस्त्र शस्त्रों से लैस था। 7th फ्लीट आ गया बंगाल की खाड़ी में। इतना ही नहीं, बहुत सही बताया कैप्टन साहब, दुनिया भर का ड्रामा जो ट्रंप और अभी बाइडेन भी करेंगे, ये सब ड्रामा दिखावे का है। आपने देखा ट्रंप का बिजनेस चलता है चाइना, ट्रंप के खाते खुले हैं चाइना। मैं 1971 में 49 साल पीछे लेके जा रहा हूँ।
निक्सन और चीन का समझौता था। निक्सन और चीन मिले हुए थे, ऑन रिकॉर्ड है। जो बात आपको मैं बता रहा हूँ, हेनरी किसिंगर इनके विदेश मंत्री थे निक्सन के। हेनरी किसिंगर को निक्सन ने चाइना भेजा था कि चाइना भारत पर आक्रमण करे, चाइना दूसरा फ्रंट खोल दे। ठीक कह रहा हूँ ना, हेनरी किसिंगर गया था चाइना। तो ये ड्रामेबाजी है, सब पाकिस्तान से मिले हुए, चाहे अमेरिका हो चाहे चीन हो, तब भी मिले थे, आज भी मिले हुए। रिपब्लिकन पार्टी आती है तो ज़्यादा नंगा नाच करती है, डेमोक्रेट आते हैं तो कपड़ा पहन के नाचते हैं, नाचते सब। तो हेनरी किसिंगर वहाँ, ये तमाम प्रेशर थे भारत के ऊपर। यूएनओ में अमेरिका ने एक प्रस्ताव रख दिया था, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल। क्या प्रस्ताव रख दिया था? युद्ध रोक दिया जाए, दोनों देशों को सिक्योरिटी काउंसिल आदेश दे कि युद्ध रोक दिया जाए। सोवियत यूनियन का हमें आज भी इस बात के लिए आभार मानना चाहिए, जब अमेरिका ने सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव रखा युद्ध रोक दिया जाए, सोवियत यूनियन ने वीटो कर दिया। वीटो की पावर है, आज भी वहाँ वीटो की पावर नहीं। युद्ध तो हो गया था 14 दिसंबर को। मैं आपको उन राजनीतिक घटनाक्रमों में लिए जा रहा हूँ, सामरिक घटनाक्रमों की चर्चा कैप्टन साहब ने कर दिया है। वो राजनीतिक घटनाक्रम मैं बताता रहा हूँ। सवेरे 6 बजे BBC सुनना, दोपहर को BBC 2 बजे सुनना, रात को 8 बजे BBC सुनना, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी करना। पूरा देश एक अजीब से उमंग, जोश और उस प्रकार के माहौल से गुजर रहा था 1971। तो यूनाइटेड काउंसिल में उन्होंने प्रस्ताव रख दिया अमेरिका ने, जब देखा पाकिस्तान हार चुका है पूरी तरह से, तो सिक्योरिटी काउंसिल में यह प्रस्ताव रखा कि युद्ध रोक दिया जाए। तुरंत सोवियत यूनियन ने वीटो कर दिया, और वीटो की पावर है, उसने कहा नहीं कोई का युद्ध। तब अमेरिका ने क्या चाल खेली? 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में खड़ा कर दिया था। इनका 7वां बेड़ा था, तो सोवियत यूनियन का एक 10th बैटल ग्रुप भी था, उसका नाम था 10th बैटल ग्रुप। वो प्रशांत महासागर में पड़ा हुआ था, सोवियत यूनियन ने उसको डाइवर्ट कर दिया। वो आणविक पनडुब्बियों का जखीरा था, ऐसी पनडुब्बियां जो आणविक हथियारों से लैस थी, और बिल्कुल फिल्मी अंदाज में वो सारा काम हो रहा था उस समय। मैं भी 21 वर्ष की उम्र का था, मैं सोचता हूँ इतनी उम्र कैप्टन साहब की भी रही होगी तब। मेरी 21 वर्ष की आयु थी उस समय, और आज भी वो रोमांचकारी क्षण मुझे याद है। किसी जबरदस्त हिंदी फिल्म का, थ्रिलिंग हिंदी फिल्म का डायलॉग आप याद कर सकते हैं। जब 7th फ्लीट खड़ा हो गया, उसने कहा अब युद्ध रोक। सिक्योरिटी काउंसिल में तो वीटो कर दिया सोवियत यूनियन ने, लेकिन जब बंगाल की खाड़ी में 7वां बेड़ा खड़ा हो गया, उसने कहा अब युद्ध रोको। तो इंदिरा गांधी के सामने कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि भारत के पास अणुशक्ति नहीं थी। तब सोवियत यूनियन की ओर जैसे ही भारत ने देखा, सोवियत यूनियन ने इंदिरा जी से कहा कि निक्सन को कह दीजिए जरा समुद्र की गहराई में भी देख लें। मैंने कहा ना, किसी हिंदी फिल्म का डायलॉग ध्यान कर लीजिए। और जब समुद्र की गहराई में देखा 7th फ्लीट ने, तो आणविक पनडुब्बियों से 7वां बेड़ा घिरा। ये अमेरिका के इतिहास की पहली घटना है, और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि अमेरिका के मुंह पर इतना करारा थप्पड़ पड़ा कि उन्हें अपना 7वां बेड़ा उल्टे मुड़े वापस ये करारा थप्पड़ था। आज तक अमेरिका के मुंह पर इतना करारा चाटा किसी ने नहीं मारा। तब हम लोगों को लगा कि वो समझौता तो ठीक हुआ था जो सोवियत यूनियन के साथ हुआ था। लेकिन इस युद्ध की जब हम चर्चा करते हैं, तो मैंने कहा इस युद्ध के लोकतांत्रिक कारणों से ये युद्ध हुआ था। तो भारत के भी एक लोकतांत्रिक पहलू है, उनको भी हमें समझना चाहिए। भारत के लोकतांत्रिक पहलू, इंदिरा जी ने ज्योति बसु उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री थे, और सारा घटनाक्रम का केंद्र कोलकाता था। तो कोलकाता में सारी चीज़ें ठीक प्रकार से हों और कोई दिक्कत ना आए, तो उसके लिए इंदिरा जी ने ज्योति बसु को बुला के बातचीत किया, क्योंकि बंगाल के मुख्यमंत्री वही थे और सारी चीज़ें तो वहीं पर ऑपरेट हुई थी, कोलकाता में होनी थी। टॉकिंग टर्म्स नहीं थे। ज्योति बसु ने कहा मैं दिन को मिलने के लिए नहीं जाऊंगा,
क्योंकि बंगाल में लोगों को लोग कहेंगे कि इंदिरा जी से मिलने के लिए गया था। उन्होंने कहा मैं दिन को मिलने के लिए नहीं जाऊँगा। सिद्धार्थ शंकर राय बंगाल के कांग्रेस के बड़े नेता थे। सिद्धार्थ शंकर राय ने कहा कि ज्योतिदा मैं आपको अपनी कार में लेके चलूँगा। तो ज्योति बसु ने कहा ड्राइवर नहीं होगा। तो सिद्धार्थ शंकर राय ने कहा कि आप चिंता मत करिए ज्योतिदा, मैं ड्राइव करूँगा। क्योंकि ज्योति बसु ने कहा मैं इंदिरा गांधी से मिलने जाऊंगा, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उस समय तो उनको नहीं पता था कि इंदिरा गांधी क्या बातें करेंगे। रात को 12 बजे सिद्धार्थ शंकर राय उनको ड्राइव करके इंदिरा गांधी के पास ले गए। जब युद्ध की बात आई तो कोई बात ही नहीं थी। ज्योति बसु ने कहा हर तरीके का सहयोग। और उसके बाद सिद्धार्थ शंकर राय जब उनको घर तक छोड़ने के लिए आए दिल्ली में जहाँ वो रुके थे, तो रास्ता ही भूल गए। अब ये हुआ रास्ता भूल गए। उस समय ये सिस्टम नहीं था जीपीएस वाला। रास्ता भूल गए तो ज्योति बसु सिद्धार्थ शंकर राय ने कहा किसी पुलिस वाले से पूछ लेते हैं। उन्होंने कहा तुम्हें 2 डंडा मारूंगा अभी। पुलिस वाले से पूछोगे तो और साफ हो जाएगा कि सिद्धार्थ शंकर राय के साथ गाड़ी में घूम रहा है ज्योति बसु। जैसे तैसे करके ये लोग अपने घर पहुंचे। यह तो इंदिरा जी की ओर से हुआ, लेकिन विपक्ष के बड़े नेता की ओर से क्या हुआ वह शब्द भी आपको याद दिलाऊं। भारत की संसद में गर्जना करते हुए कहा माननीय अटल जी ने कि आज भारत में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। आज भारत में एक ही पार्टी है जिसका नाम है भारत। आज भारत में कोई नेता नहीं है। आज भारत में एक ही नेता है जिसका नाम है प्रधानमंत्री। पार्टी सपोर्ट किया और पार्लियामेंट में उन्होंने कहा, यह पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पर है, और उन्होंने कहा भारत की प्रधानमंत्री रणचंडी बन गई हैं और उनके हाथ में थप्पड़ है जिसमें पाकिस्तान के लहू को वो भरने के लिए आगे चल रही है। दुर्गा कहा उन्होंने, ये आज भी रिकॉर्ड। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ यह सारे युद्ध के लोकतांत्रिक पहलू वहाँ भी थे, यहाँ भी थे। वहाँ लोकतंत्र का अपमान किया गया था। यहाँ लोकतंत्र किस शिखर पर था। मैंने आपको 2 उदाहरण बताया। एक ज्योति बसु का होता है।